नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 यानी दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे और आज का यह वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलते हैं। अब देखिए, दहन और ज्वाला चैप्टर 7 यानी कंब्यूशन एंड फ्लेम। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का जो है फर्स्ट जो पॉइंट है यानी पहला जो पॉइंट है वो है दहन। ठीक है, यानी कंब्यूशन। ठीक है, अब हम समझते हैं कि दहन क्या होता है, यानी दहन जो है किसे कहते हैं। अब देखिए, वह रासायनिक प्रक्रम, प्रक्रम यानी अभिक्रिया, प्रक्रिया। ठीक है, तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ वायु में जो है मुख्य रूप से जो है ऑक्सीजन। ठीक है, वायु में कौन सा गैस होगा दहन के लिए आवश्यक, कौन है तो ऑक्सीजन, से अभिक्रिया कर उष्मा और प्रकाश देते हैं, उसे दहन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात है कि रासायनिक प्रक्रम यानी हम लोग क्या कह सकते हैं इसे, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए अभिक्रिया दो तरह का होता है, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो है वह अभिक्रिया होता है, ठीक है, जिसमें जो है कुछ नया पदार्थ का निर्माण होता है, उष्मा का उत्पन्न होता है, रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा कि कोई नया पदार्थ का जो है निर्माण होगा। ठीक है, नया पदार्थ का निर्माण होगा, गैस का निर्माण हो सकता है, उष्मा का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यह एक तरह मतलब कि दहन जो है यह कौन सा प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया है, यानी इसमें जो है कुछ नया पदार्थ का निर्माण होगा ही। ठीक है, यानी इसमें कुछ नया पदार्थ का निर्माण होगा या उष्मा का उत्सर्जन होगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया वायु यानी ऑक्सीजन, यानी हम लोग जो है वायु में जो मुख्य रूप से जो है ऑक्सीजन का ही बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यह दहन के लिए जो है आवश्यक होता है। और यानी दहन में कौन सा गैस सहायक होता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, आप जो है यदि प्रश्न आएगा कि दहन में कौन सा गैस सहायक होता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ जो है वह वायु यानी ऑक्सीजन से, ठीक है, मुख्य रूप से जो है क्या होगा, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है और क्या उत्पन्न करता है, उष्मा या प्रकाश। ठीक है, यानी उष्मा या प्रकाश यदि उत्पन्न करता है कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, तो उसको हम लोग कौन सा प्रक्रम बोलेंगे, दहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दहन। और दहन कौन सा प्रक्रम है, रासायनिक प्रक्रम है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि दहन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि और यह जो है कोई इसमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है उष्मा और या प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग कौन सा प्रक्रम बोलेंगे, दहन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम लोग जो है कोयला को यदि हम लोग वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है यदि हम लोग उसको जो है उसके ज्वलन ताप तक लाएंगे, तो क्या होता है कि उसमें जो है आग लग जाता है, यानी उसका दहन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोयला को जब हम लोग ऑक्सीजन दिए और उसके ज्वलन ताप के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ज्वलन ताप उसको यानी उसमें जब हम लोग उष्मा दिए तो क्या होता है, जब उसको उसके ज्वलन ताप तक लाए तो उसमें आग लग जाता है, यानी उसका दहन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि कोयला का जैसे ही दहन हुआ तो वह राख में बदल जाता है। अब हम लोग जो है राख को पुनः कोयला में हम लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ बनता है उसे जो है पुनः मूल रूप में हम लोग नहीं ला सकते हैं। लेकिन भौतिक में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग मुख्य यानी जो मूल रूप है उसे हम लोग उसमें बदल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बदल सकते हैं, जैसे मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है, ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन मोमबत्ती का जलना वह क्या हो जाएगा, वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ बात किया कि ज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए ज्वलन ताप के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। अब देखिए जो ज्वलन ताप है यह जो है एक न्यूनतम ताप होता है। ठीक है, सबसे कम जो है ताप होता है जिस पर जो है कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। क्या होता है कि जिस ताप पर जो है कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, क्या करता है, जलना शुरू करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वलन ताप बोलेंगे, यानी इग्निशन टेम्परेचर बोलेंगे। जैसे मान लिए कि कोयला को जो है
कोयला को 40 केल्विन में मान लेते हैं, 40 केल्विन में जो है यह क्या होता है कि इसका दहन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमको यदि यहाँ पे 39.9 यदि हम लोग केल्विन देंगे, 39.9, ठीक है, 39.9 केल्विन यदि हम लोग देंगे तो कोयला में दहन नहीं होगा। लेकिन यदि हम लोग 40 केल्विन यदि इसको हम लोग ताप दे देते हैं तो क्या होता है, इसमें दहन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कोयला का दहन होने के लिए कितना चाहिए ताप, 40 केल्विन हम लोग माने थे, कितना 40 केल्विन। तो यह जो ताप हुआ यह क्या हो गया, कोयला का ज्वलन ताप हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि ज्वलन ताप क्या होता है कि यह एक न्यूनतम ताप होता है जहाँ से जो है कोई पदार्थ जो है जलना शुरू करता है। ठीक है, जहाँ से कोई पदार्थ जलना शुरू करता है और उसके नीचे वह पदार्थ नहीं जलता है, वह पदार्थ उसके नीचे नहीं जलता है, नहीं जलता है। ठीक है, क्या होता है, नहीं जलता है, मतलब कि ज्वलन ताप के नीचे जो है कोई पदार्थ नहीं जलता है। ठीक है, और ज्वलन ताप जैसे ही उसको मिल जाता है तो वह जलना स्टार्ट कर देता है, यानी उसका दहन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ज्वलन ताप के बारे में भी समझ लिया। अब आगे जो है वह है दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, यानी कोई पदार्थ का दहन यदि हमको करना है तो उसके लिए क्या क्या शर्त है। ठीक है, क्या क्या होना जरूरी है। तो पहला जो पॉइंट है वह है दहनशील पदार्थ। क्या है, दहनशील पदार्थ, यानी कॉम्बस्टाइल सबस्टांस। अब देखिए दहनशील पदार्थ क्या होता है पहले हम समझते हैं। अब देखिए पदार्थ दो तरह का होता है, एक होता है दहनशील पदार्थ, एक होता है अदहनशील पदार्थ। ठीक है, अब देखिए जो दहनशील पदार्थ होता है उसमें जो है यदि उसको हम लोग ज्वलन ताप देंगे, ऑक्सीजन देंगे तो उसमें क्या होगा, उसका दहन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अदहनशील पदार्थ क्या होता है, हुआ उसमें दहन शुरू यानी नहीं होता, यानी उसका वह अदाह्य पदार्थ होता है, उसमें दहन होगा ही नहीं। जैसे पत्थर में क्या होगा, यदि हम लोग इसको कितनों भी गर्म करेंगे, कितनों भी इसको हम लोग ऑक्सीजन देंगे, ज्वलन ताप तक इसको मान ले जितना भी ताप हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो है यह कभी भी दहन इसमें नहीं होता है। तो यह कौन सा पदार्थ होगा, अदहनशील पदार्थ, यानी अदाह्य पदार्थ। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने देखा कि दहन के लिए जो है, दहन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी वैसा पदार्थ जिसमें दहन हो सके। ठीक है, वैसा पदार्थ जिसमें दहन हो सके। अब उसके बाद है हवा। हवा में हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि हवा में जो है मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस जो है वह दहन के लिए ज़रूरी है, वह सहायक है। तो ऑक्सीजन गैस होना ज़रूरी है बहुत ही। उसके बाद है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप के बारे में हम लोगों ने पहले ही जान लिया है कि ज्वलन ताप क्या होता है कि वह न्यूनतम ताप होता है जिसमें कोई पदार्थ जो है जलना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके नीचे वह पदार्थ नहीं जलता है। तो हम लोगों ने देखा कि दहन के लिए जो है 3 परिस्थितियां चाहिए। पहला दहनशील पदार्थ चाहिए, हवा में ऑक्सीजन चाहिए और ज्वलन ताप चाहिए। इन तीनों जो है बहुत ही ज़रूरी है। तीनों के यदि तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा। जैसे दहनशील पदार्थ के जगह पे अदहनशील पदार्थ रहेगा तो कभी दहन नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो दहन नहीं होगा। ज्वलन ताप तक उसको नहीं लाएंगे तो उसमें आग लगेगा ही नहीं, उसमें दहन शुरू होगा ही नहीं। तो यानी तीनों जो परिस्थिति जो है यह जरूरी है। ठीक है, अब जो अगला जो पॉइंट है वह है श्वसन, यानी रिस्पिरेशन। अब देखिए श्वसन क्या होता है। देखिए यह जो है एक तरह का दहन प्रक्रिया, यानी यह जो है एक तरह का दहन प्रक्रिया, यानी एक तरफ से हम बोल सकते हैं यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के ताप पर ही भोजन। अब देखिए शरीर का जो ताप होता है कितना होता है, जो सामान्य जो है ताप शरीर का कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे कितना होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ना। उसके बाद यदि इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन। कैसे होगा देखिए, सी को यदि हम लोग के में हम लोग को चेंज करना है, सी को के में चेंज करना तो उसके लिए हम लोग जो है 273 को उसमें हम लोग ऐड करते हैं, यानी उसको हम लोग जोड़ देते हैं। अब देखिए हम लोगों ने जाना कि डिग्री सेल्सियस में कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, उसके हम लोग क्या करेंगे 273 को इसमें ऐड कर देंगे। कितना हो जाए 0
कितना हो जाएगा 310 केल्विन, यानी 310 केल्विन जो है सामान्य मनुष्य का जो है सामान्य ताप क्या है, यानी वैक्स मनुष्य का जो सामान्य ताप कितना होगा 310 केल्विन हो जाएगा। तो यानी 310 केल्विन पर जो है भोजन सांस के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊर्जा देता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ताप सामान्य ताप है यानी 310 केल्विन या 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के ताप पर, यानी यह जो हो गया ज्वलन ताप हो गया। और सांस जब हम लेते हैं उसमें हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्राप्त हो गया, ताप भी मिल गया, और जो हम लोग भोजन को लिए भोजन हो गया, तो आपका क्या हो गया, एक तरफ से दहनशील पदार्थ हो गया, उससे अभिक्रिया तीनों मिलकर क्या होता है, अभिक्रिया करता है और ऊर्जा देता है। ठीक है, यानी हम लोगों ने देखा कि भोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे जो है ताप हो जाएगा 310 डिग्री केल्विन, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल होगा और ऊर्जा बनेगा। ठीक है, क्या क्या बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा, प्लस H2O बनेगा, और प्लस क्या होगा, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। तो यानी श्वसन भी क्या है, एक तरफ से दहन प्रक्रिया है, इसमें भी क्या होता है कि दहन जैसा ही, जितना भी प्रक्रिया है दहन जैसा ही होता है, यानी इसमें ज्वलन ताप होता है, दहनशील पदार्थ होता है, और इसमें ऑक्सीजन गैस भी उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए आग यानी दहन एक तरफ से, आग पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय, यानी जब कहीं पे आग लग जाता है तो वहाँ पे हम लोग कैसे उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, यानी उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि दहन के लिए जो है 3 परिस्थितियाँ चाहिए, तो सेम कंडीशन है कि 3 परिस्थितियाँ दहन के लिए चाहिए, तो उसके नियंत्रण के उपाय भी क्या है, 3 ही हैं। ठीक है, जो परिस्थितियाँ हैं यदि उसी पर यदि हम लोग कंट्रोल पा लेंगे तो आग पर नियंत्रण हो जाएगा। अब देखिए कैसे, पहला जो है ज्वलनशील पदार्थ जैसे केरोसिन, स्पीड आदि को हटाना, यानी एक तरफ से दहनशील पदार्थ ही ज्वलनशील पदार्थ है। अब देखिए केरोसिन, यदि मान लीजिए कहीं पे केरोसिन से आग लग गया है, या पेट्रोल से आग लग गया है, या डीजल से आग लग गया, किसी से भी आग लगा हुआ है, तो यदि हम लोग उस सामान को ही यानी उस पदार्थ को ही हटा देंगे तो क्या होगा, आग वहाँ से, आग जो लगा हुआ वह क्या होगा, बुझ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आग पर नियंत्रण पा लेंगे। उसके बाद है ज्वलन ताप को कम करके। अब देखिए ज्वलन ताप, यदि मान लिए कोई पदार्थ का ज्वलन ताप 30 केल्विन है, 30 केल्विन है, तो यदि हम लोग उससे कम कर देंगे, 28, 25, 26 कर देंगे, तो क्या होगा, आग जो है उस पर नियंत्रण पा लेंगे, आग क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वायु से संपर्क तोड़ना। अब देखिए वायु में हम लोगों ने देखा कि मुख्य रूप से क्या है, ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति को वहाँ से हटा देंगे, यानी ऑक्सीजन को वहाँ से हम लोग सप्लाई को यदि हम लोग काट देंगे, तो क्या होगा, आग पर हम लोग नियंत्रण पा लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, अब जो पॉइंट है वह है ज्वाला यानी फ्लेम्स। अब देखिए ज्वाला क्या होता है, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला देते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वाष्पित, वाष्पित मतलब क्या हुआ, वाष्प के रूप में। ठीक है, तो वह क्या होगा, वह ज्वाला देते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, ठीक है, पिघला मोम, यानी जो है जो जलती हुई गैस के क्षेत्र को ज्वाला करते हैं, यानी जो गैस, यानी वाष्प क्या हुआ, एक तरफ से गैस ही है। ठीक है, तो जो गैस में यदि जला हुआ है गैस है, तो उसका जो क्षेत्र होगा जहाँ तक जो है गैस जला हुआ, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज्वाला बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यह जो है क्या होता है, आग का जो है गर्म भाग होता है, जितना क्षेत्र में गैस का जो क्षेत्र है जहाँ तक आग लगा हुआ है, यानी जहाँ तक गैस जला हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे ज्वाला, और वह क्या होगा, वह गर्म होगा। ठीक है, यानी जो आग का जो गर्म भाग होता है वह क्या होता है, एक तरफ से ज्वाला होता है। अब देखिए जो ज्वाला होता है इसका जो है 3 भाग में इसको बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग में। पहला जो है ज्वाला का सबसे आंतरिक क्षेत्र, यानी सबसे भीतर, सबसे अंदर में। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनर मोस्ट रीजन ऑफ फ्लेम। अब देखिए यह क्या होता है, यह जो भाग है बिना जले कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण काला होता है। यह जो है मतलब कि जो सबसे भीतर का जो भाग है यह कैसा होता है, यह काला रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है जो कार्बन का कण है वह नहीं जलता है। ठीक है, बिना जले कार्बन का कण होता है, यानी जो कार्बन कण नहीं जलता है उस कार्बन के कण के कारण क्या होता है, उसका रंग काला होता है, और इसका जो ताप होता है वह
बहुत कम होता है, यानी निम्नतम होता है, यानी इसका ताप सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद है मध्य भाग यानी मिडिल रीजन। अब देखिए यह ईंधन के आंशिक दहन के कारण पीला भाग होता है, यानी इसमें जो है पूरा तरह से दहन नहीं होता है। ठीक है, इसमें पूरा तरह से दहन नहीं होता, आंशिक दहन मतलब कि कुछ दहन इसमें होता है, कुछ नहीं होता है। तो उसके कारण क्या होता है, इसका रंग जो पीला होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो भाग है वह है सबसे बाह्य क्षेत्र यानी सबसे बाहर में। ठीक है, सबसे बाहर यानी आउटर मोस्ट रीजन। अब देखिए यह ईंधन के पूर्ण दहन के कारण नीला होता है, यानी इसमें जो है उस पदार्थ का जो है पूर्ण रूप से दहन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, पूर्ण रूप से दहन हो जाता है और उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग है। सबसे कम गर्म क्या होगा, सबसे अंदर का जो भाग है यानी आंतरिक क्षेत्र, और सबसे बाहरी जो भाग है वह क्या होगा, सबसे गर्म होगा। और कौन सा रंग होगा, नीला होगा। और इसे सुनार द्वारा सोना चांदी पिघलाने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है, यानी सबसे गर्म होता है, इसीलिए जो है इसका उपयोग जो है सुनार करता है, किसमें, सोना चांदी को पिघलाने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत अधिक ऊष्मा निकलता है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत गर्म होता है, इससे ऊष्मा ज़्यादा मात्रा में निकलता है और वह जो है सोना चांदी को पिघलाने में जो है सक्षम हो जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे आंतरिक क्षेत्र से क्या होगा, इससे नहीं पिघलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न बहुत कम होता है, सबसे बाहरी भाग में जो है ऊष्मा उत्पन्न ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है एक फिगर जो है यह मोमबत्ती का जो ज्वाला, इसी जो है फिगर से जो है हम लोग ज्वाला के सभी भागों को हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक मोमबत्ती है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक मोमबत्ती है, इसमें जो है इसमें मोमबत्ती को जलाया गया है, इससे क्या हो रहा है कि ज्वाला उत्पन्न हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि जो मोमबत्ती जलाते हैं तो हम लोग ज्वाला वहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इसका जो पदार्थ होता है वह क्या होता है, वाष्पित होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर का जो भाग है क्या होगा, पूर्ण दहन का भाग क्षेत्र, यानी इसमें क्या होगा, इसका जो दहन होगा वह क्या होगा, पूर्ण रूप से होगा, और यह कैसा होगा, नीला रंग का होगा। बीच वाला जो है आंशिक दहन है, यानी इसमें कुछ दहन होगा कुछ नहीं होगा, और इसका रंग क्या होगा, पीला होगा। और सबसे नीचे जो है सबसे आंतरिक क्षेत्र क्या होगा, काला होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का कण होता है जो नहीं जलता है। ठीक है, अब सबसे ऊपर का भाग क्या होगा, सबसे अधिक गर्म होगा, बीच वाला कम गर्म होगा, और सबसे नीचे जो होगा सबसे कम गर्म होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसके बाद जो है आप लोग इस तीनों भागों के क्या क्या रंग होगा बहुत ही आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है आपको सिर्फ निपिक याद रखना है। क्या याद रखना है, निपिक। निपिक जो है एक नाम है, मान लीजिए कोई लड़का का नाम है निपिक कुमार। ठीक है, अब देखिए निपिक आपको याद रखना, निपिक से जो है नीला, यानी नी से क्या होगा, पहले नीला हो जाएगा, और यह जो है ऊपर से लिया गया है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ज्वाला का क्षेत्र से ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, तो नी से क्या होगा, नीला सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद हो जाएगा पीला, पी से क्या होगा, पीला, और को से क्या होगा, काला। ठीक है, तो यानी आपको निपिक याद रखना है। इससे क्या होगा कि हम ज्वाला के जो है तीनों भागों का क्या क्या रंग होता है हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, निपिक कुमार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ईंधन क्या होता है। ठीक है, ईंधन का कितना प्रकार होता है, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है, और ईंधन से जब दहन होता है तो उससे क्या क्या हानिकारक उत्पाद उत्पन्न होता है, उसके बारे में जो है हम लोग बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही जो है हमारी मेहनत का फल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।